इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? जब एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, तब हम कहते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज कैसे हैं? इनवर्स वेरिएशन में है, या फिर ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल, while traveling from city A to city B, if the speed is more, the time taken is less, whereas if the speed is less, the time taken is more. सपोज करो कि मेरे को सिटी ए से सिटी बी तक जाना है, तो जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, सिटी ए टू सिटी बी। अब इस जर्नी में अगर हम स्पीड थोड़ा ज्यादा लेकर के चलते हैं, ज्यादा स्पीड से चलते हैं, तो ट्रैवल टाइम कम लगेगा ना, और अगर हम स्पीड कम करके चलते हैं तो ट्रैवल टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, सो व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, when distance is constant, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ये समझ में आ रहा है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस मेरे को फिक्स रखना है, ठीक है, अगर स्पीड कम रहेगा तो उस केस में मेरे को वो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड ज्यादा रहेगा तो वो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कम लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे? when distance is constant, speed and time are inversely proportional. speed and time are inversely proportional. इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। अगर सपोज करो एक फोर्ट है, उसमें सोल्जर्स के लिए खाने पीने का सामान है, ठीक है, सोल्जर्स के लिए उसमें खाने पीने का एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ राशन है, सप्लाईज है, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स कम रहेंगे तो वो सेम क्वांटिटी ऑफ फूड थोड़ा ज्यादा टाइम तक चलेगा, ज्यादा दिनों तक चलेगा। अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स ज्यादा रहेंगे तो वो सेम क्वांटिटी ऑफ फूड कम दिन चलेगा, है कि नहीं? यस और नो? यस। तो क्वांटिटी ऑफ फूड अगर फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ सोल्जर्स ज्यादा होने से नंबर ऑफ डेज द फूड विल लास्ट घट जाएंगे, और नंबर ऑफ सोल्जर्स अगर कम रहेंगे तो नंबर ऑफ डेज द फूड विल लास्ट ये बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा होगा, है कि नहीं? अब एक और काम कर सकते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और ले सकते हैं टाइम एंड वर्क में से। एक बिल्डिंग है जिसको पेंट करना है, अगर उसमें हम नंबर ऑफ पेंटर्स ज्यादा रखेंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर हम नंबर ऑफ पेंटर्स कम रखेंगे तो टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। तो व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइम कम लगेगा अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होंगे, और टाइम ज्यादा लगेगा अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को कम कर देंगे। हाँ, यहां पे हम एक चीज मान के चल रहे हैं कि कोई भी वर्कर टाइम पास नहीं कर रहा है, जो भी आए वो काम कर रहे हैं। अगर टाइम पास वाले वर्कर होंगे तो ज्यादा वर्कर में भी टाइम ज्यादा लग सकता है, तो यहां पर वी अज्यूम कि ऑल वर्कर्स आर वर्किंग। समझ में आया? काम भी फिक्स्ड है ना, काम भी बढ़ गया और नंबर ऑफ वर्कर्स भी बढ़ गए, तब तो हमें देखना होगा ना कि ओवरऑल टाइम ज्यादा लगता है कि कम लगता है ना। तो हमेशा एक क्वांटिटी को हमें फिक्स करना पड़ेगा
तब हम बाकी दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहे हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है। जैसे हमने वर्क को फिक्स कर दिया, काम इतना ही है। अब हम देखेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा लगाते हैं तो मेरा टाइम कम लगेगा, अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को कम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। सपोज करो टाइम फिक्स है, एक ही दिन है काम करने के लिए, टाइम फिक्स है, एक ही दिन है काम करने के लिए। अब अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को ज्यादा करेंगे तो मेरा वर्क डन भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स को कम करेंगे तो वर्क डन भी कम होगा। ठीक है, अब सपोज करो नंबर ऑफ वर्कर्स फिक्स्ड है, मेरे पास दो ही आदमी काम करने के लिए, ए और बी। अगर हम इनको कम समय देंगे काम करने के लिए तो थोड़ा ही काम कर पाएंगे, अगर हम इनको ज्यादा समय देंगे काम करने के लिए तो ज्यादा काम कर पाएंगे, है ना। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वांटिटी फिक्स्ड है और बाकी कौन से क्वांटिटीज है वो कैसे वेरी कर रहे हैं, हमें एक बार चेक करना पड़ता है। अभी हम लोग एक्सरसाइज बना रहे हैं इनवर्स वेरिएशन, तो हमें पता है सब तो इनवर्स वेरिएशन ही होने वाला है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वो तो लिख के नहीं आएगा ना कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। तो क्वेश्चन पढ़ के पहले हमें देखना है कि अगर ये वाला क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरे क्वांटिटी पे क्या असर होगा, क्या वो भी बढ़ेगा कि घटेगा। तब हमें पता चलता है कि सिचुएशन डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लिए थे कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन था तो उसमें एक्स और वाई का रेशियो सेम था। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट सेम रहता है। ठीक है, इन इनवर्स वेरिएशन द प्रोडक्ट of x and y is constant। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन में अगर क्वांटिटीज हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था, अगर डायरेक्ट वेरिएशन में क्वांटिटीज होते थे उसका रेशियो कांस्टेंट होता था। इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। समझ गए। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स। यहां पर हमें बताना है कि कौन से क्वांटिटी इनवर्स वेरिएशन में है। सबसे पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल एंड कंजम्पशन ऑफ फूड। अगर हॉस्टल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो कंजम्पशन ऑफ फूड ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो कंजम्पशन ऑफ फूड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो कंजम्पशन ऑफ फूड कम होगा। ज्यादा आदमी तो ज्यादा खाना मांगेंगे ना, कम आदमी कम खाना मांगेंगे। तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करना है, फिक्स्ड डिस्टेंस है तो टाइम और स्पीड ये कैसे है, डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन। डिस्टेंस फिक्स्ड है, सोचो स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम का क्या होगा, कम लगेगा, स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस फिक्स्ड है। ठीक है, सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन। एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। छोटा लैंड लेंगे तो कॉस्ट कम लगेगा, बड़ा एरिया लेंगे हम लैंड का तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। बताओ क्या होगा, लोग ज्यादा रहेंगे तो टाइम कम लगेगा। क्लियर है ना। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, इनवर्स वेरिएशन। ज्यादा लोग रहेंगे तो काम कम समय में खत्म होगा, कम लोग रहेंगे तो काम ज्यादा समय में खत्म होगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इट्स कॉस्ट, डायरेक्ट वेरिएशन। ज्यादा क्वांटिटी ऑफ राइस रहेगा तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा, कम क्वांटिटी ऑफ राइस होगा तो कॉस्ट भी उसका कम लगेगा। ठीक है, सो दिस इज डायरेक्ट। अब यहां पर ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स, यहां पर वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई, आर इन इनवर्स वेरिएशन। देखो
एक टेबल के अंदर में अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो ही वो डायरेक्ट वेरिएशन होगा। जहां पर भी प्रोडक्ट अलग आया वो पूरा टेबल इनवर्स वेरिएशन में नहीं होगा। टेबल के सारे वैल्यूज को चेक करेंगे, ठीक है। देखो x1 इंटू y1, x1 इंटू y1 कितना आ रहा है 90 इंटू 10 900। x2 इंटू y2 कितना आ रहा है 60 इंटू 15 ये भी 900। x3 इंटू y3 ये कितना आ रहा है 45 इंटू 20 900। x4 इंटू y4 ये कितना आ रहा है 30 इंटू 30 900। x5 इंटू y5 ये कितना आ रहा है 20 इंटू 45 ये भी 900। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज कांस्टेंट, ठीक है, दे आर इन इनवर्स वेरिएशन। x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन, या हम कह सकते हैं x एंड y वेरी इनवर्सली। कह सकते हैं हम x एंड y वेरी इनवर्सली, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाला टेबल को चेक करो। ये कितना आ रहा है इसका 750, सेकंड वाले का 1350, थर्ड वाले का 750। देखो एक भी अगर अलग आ गया ना तो बाकी का क्या है देखने की जरूरत नहीं। एक भी अगर अलग आ गया तो फिर वो इनवर्स वेरिएशन में नहीं होगा, ठीक है। ऐसे देख लो, इसका 700 आ रहा है और इसका 650 आ रहा है, ठीक है, अलग अलग आ रहा है। एक भी अलग होता तो वी विल से एक्स एंड वाई आर नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। Under the condition that temperature remains constant, the volume of a gas is inversely proportional to its pressure. मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो गैस का वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर घटाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। If the volume of the gas is 630 cubic centimeters at pressure of 360 millimeter of mercury, then what will be the pressure of gas if its volume is 720 cubic centimeters at the same temperature? Temperature constant है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, ये मेरा क्वांटिटी x है, और प्रेशर ये मेरा क्वांटिटी y है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज 630 सेंटीमीटर क्यूब, व्हेन प्रेशर इज 360 mm of mercury, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रेशर इफ द वॉल्यूम इज 720 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर हम मान लेते हैं x mm ऑफ मर्क्यूरी होगा, ठीक है। अब ये इनवर्स वेरिएशन है तो यहां पर क्या होगा, x1 मल्टीप्लाइड बाई y1 शुड बी इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाई y2, इनवर्स वेरिएशन। तो यहां पर क्या होगा 630 मल्टीप्लाइड बाई 360 शुड बी इक्वल टू 720 मल्टीप्लाइड बाई x। 360 का ये डबल है, ठीक है। तो 630 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y2, ये y2 है, सॉरी y2, ठीक है। तो ये हो गया 315, ठीक है। मतलब आंसर लिख दो, व्हेन द वॉल्यूम इज 720 सेंटीमीटर क्यूब the pressure will be
315 millimeters of mercury. ठीक है, समझ में आया? ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो, अब सोचो मेरे पास एक पैकेट ऑफ स्वीट्स है जिसमें 100 स्वीट्स हैं, ठीक है, और 25 बच्चे हैं क्लास में, तो सबको कितना मिलेगा? 4-4, है ना? अगर मेरे पास 100 स्वीट्स का एक पैकेट है और क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं तो सबको 4-4 मिलेगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट जाएं, 20 हो जाएं, तो सबको 5-5 मिलेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर घट रहे हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स पर स्टूडेंट बढ़ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स पर स्टूडेंट घटेगा। इनवर्स वेरिएशन है ना, वही चीज यहां पर दिया हुआ। अ पैकेट ऑफ स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 चिल्ड्रन and each of them received 4 sweets. ठीक है, how many sweets will each child get if the number of children is reduced by 4? तो number of children अगर कम हो रहे हैं तो सबको number of sweets थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो हमें समझ में आ गया ये इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्वीट्स पर स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्वीट्स पर स्टूडेंट। ठीक है, अगर 20 चिल्ड्रन है या स्टूडेंट है वो उसके हिसाब से लिख दो। यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है तो चिल्ड्रन लिख देते। एंड नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड, है ना। चलो 20 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट अगर हुआ, है ना, तो हर एक बच्चे को मिला 4 स्वीट्स। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब अगर यहां पर 16 बच्चे हो गए तब कितना मिलेगा? मान लो y2 मिलेगा। तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। सो 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 इंटू y2। सो 20 इंटू 4 बाई 16 इज y2। तो y2 का वैल्यू आएगा 5, है ना। 4 इंटू 20 80 होता है, 80 बाई 16 5 होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे when the number of children is reduced by 4, the number of sweets each child gets is 5। ठीक है, नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट्स इज हाउ मच? 5। ठीक है, नेक्स्ट, पूजा हैज इनफ मनी टू बाय 36 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4.50 पर ऑरेंज। इसका मतलब क्या है कि पूजा के पास इतने पैसे हैं कि वो 36 ऑरेंजेस खरीद सकती है जब एक ऑरेंज का प्राइस 4.5 रुपए है। एक ऑरेंज का प्राइस क्या है? 4.5, और पूजा के पास इतने पैसे हैं कि शी कैन परचेज 36 ऑरेंजेस। ठीक है, अब अगर प्राइस ऑफ ऑरेंज कम हो जाए तो क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज बढ़ेगा ना, और अगर प्राइस ऑफ ऑरेंज बढ़ जाए तो क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस घटेगा। तो इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यहां पर क्वेश्चन है, तो हम यहां लिख देते हैं प्राइस पर ऑरेंज। ये रुपीस में है, ये मेरा क्वांटिटी एक्स है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेज्ड, ये क्वांटिटी है y। तो व्हेन प्राइस ऑफ ऑरेंज इज रुपीज 4.5, पूजा हैज इनफ मनी टू बाय 36 ऑरेंजेस। ठीक है, व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज बाय 90 पैसे, जब 90 पैसे से बढ़ गया तो प्राइस क्या हो गया? 5.4 रुपीज 5.4। देन शी कैन बाय
y2 number of oranges. Since the quantities are in inverse variation, so 4.50 multiplied by 36 should be 5.40 multiplied by y2. So 4.50 multiplied by 36 divided by 5.40 is y2. देखो यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल हट गया. ठीक है, 0 0 कट, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 6 6s are 36. So 5 into 6, 30. So when the price rises by 90 paise, she can buy 30 oranges. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को भी x और किसी को भी y ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे when the price is increased by 90 paise, how many oranges less she can buy? 6. तब आंसर होगा 6. अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर प्राइस बढ़ गया तो उसको कितने ऑरेंज कम मिलेंगे, तो पहले 36 मिलते थे, अभी 30 मिल रहे हैं, तो कम कितने हुए? 6. प्रोसेस वही रहेगा, बट फाइनल आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, कि क्योंकि फाइनल क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ. समझ में आया ना? चलो, now it takes 8 days for 12 men to construct a wall. 12 आदमी अगर मिलके काम कर रहे हैं तो 8 दिन में एक वॉल बना पाएंगे. ठीक है, how many men should be put on the job if it is required to be constructed in 6 days? कितने आदमियों को काम पे लगाएं अगर वॉल को 6 दिन में बनाना है? तो आदमी को बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? कम टाइम में काम करना है ना, तो नंबर ऑफ मेन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब टाइम कम होगा. तो ये इनवर्स वेरिएशन है. ठीक है, तो नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज, ये इनवर्स वेरिएशन में है. ठीक है, नंबर ऑफ मैन अगर 12 है, 8 दिन में काम होगा. अगर 6 डेज में काम करना है तो x2 नंबर ऑफ मैन होने चाहिए. सो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू x2 इंटू 6. 12 इंटू 8 बाई 6, ये हो गया x2. ठीक है, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 2 4s are 8, 4 4s are 16. 16 men are required. So in order to construct the wall in 6 days, 16 men are required. अगर क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी मोर men are required, हाउ मेनी मोर men are required, अगर पूछे कि हाउ मेनी मोर men are required, हाउ मेनी एक्स्ट्रा men are required, 4 एक्स्ट्रा लोग चाहिए ना. अभी 12 आदमी काम कर रहे हैं, 6 दिन में काम कर रहे हैं, तो 16 आदमी लगेंगे, 4 एक्स्ट्रा लगेंगे. समझ में आया ना? चलो नोट करो. 8 टैप्स हैं जिसमें इक्वल रेट से पानी फ्लो कर सकता है, मतलब सब में से पानी जो आ रहा है वो सेम स्पीड से आ रहा है. इक्वल वाटर इज रनिंग थ्रू देम. ठीक है, 8 taps through which water flows at the same rate can fill a tank in 27 minutes. मतलब 8 टैप अगर खुले हैं, एक जैसे टैप हैं, सब में एक जैसी स्पीड से पानी आता है. ठीक है, तो 8 टैप अगर खुले हैं तो 27 मिनट्स में वो पर्टिकुलर टैंक फिलअप हो सकता है. ठीक है, इफ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब 2 टैप अब काम नहीं कर रहे, 6 बच गए, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द टैंक? ठीक है, तो नंबर ऑफ टैप्स एंड टाइम इन मिनट्स टेकन टू फिल द टैंक.
जब 8 टैप्स काम कर रहे हैं तो 27 मिनट्स में काम हो जा रहा है, टैंक फिलअप हो जा रहा है। 2 टैप्स आउट ऑफ ऑर्डर है, मतलब अब 6 ही टैप काम कर रहे हैं, तो मान लो y2 मिनट्स में काम हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टैप्स ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, है ना। और अगर नंबर ऑफ टैप्स कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा टैंक को फिल करने में। इनवर्स वेरिएशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ये स्टेप लिख दो अगर स्कूल में लिखने को बोला है, नहीं तो डायरेक्टली हम 8 इंटू 27 भी लिख सकते हैं, विच इज 6 इंटू y2। डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 6 ये होगा y2। ठीक है, 3 2s are 6, 3 9s are 27, 2 4s are 8, तो 9 4s are 36। तो 6 टैप्स अगर होंगे तो 36 मिनट्स में वो टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में अपना स्टेटमेंट लिख दो, 6 टैप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स। समझ गया बेटा? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट देखो ध्यान से, चलो देखो इसमें क्या लिखा है। अ कॉन्ट्रैक्टर undertook a contract to complete a part of stadium in 9 months। ठीक है, with a team of 560 persons। ध्यान से देखना, later on it was required to complete the job in 5 months। how many extra persons should he employ to complete the work? मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला देखो ये 9 महीने में काम करना है, वो कैलकुलेट किया 560 आदमी लगेंगे, काम हो जाएगा। फिर बोला नहीं नहीं नहीं, 9 महीने में नहीं करना है, इसको 5 महीने में ही करना है। अब उसको एक्स्ट्रा कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? समझ गए? तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड एंड टाइम टेकन टू डू द वर्क, ये मंथ्स में है ना, टाइम मंथ्स में है। 560 मैन है, 9 मंथ्स में काम कर पाएंगे। ठीक है, 5 मंथ्स में काम करना है तो x2 मैन लगेंगे। ये x2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, तो लास्ट में हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये x2 ही आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये x2 तो बताएगा कितने लोग लगेंगे काम करने के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स्ट्रा कितने लगेंगे। 560 का तो वो अरेंजमेंट कर लिया था, अब एक्स्ट्रा कितने लगेंगे। ठीक है ना, हाँ वो हम लोग को चेक करना है। तो यहां पर क्या होगा, 560 इंटू 9 ये होगा x2 इंटू 5। सो 560 इंटू 9 बाई 5 ये होगा x2। 112 यहां से आया। ठीक है, तो 9 2 18, 1008 men are required। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड ये होगा 1008 माइनस 560, 448 एक्स्ट्रा मैन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, a batch of bottles were packed in 30 boxes with 10 bottles in each box। अगर हम एक बॉक्स में 10 बॉटल पैक करेंगे तो जितने भी उस बैच में टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स हैं उसके लिए 30 बॉक्सेस का जरूरत पड़ेगा। अगर हम हर बॉक्स में ज्यादा बॉटल्स डालेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम लगेंगे, अगर हम हर बॉक्स में कम कम बॉटल्स डालेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा लगेंगे। इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो इसमें लिखा है एक बैच ऑफ बॉटल्स है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ बॉटल्स है, उसमें
उसको पैक करने में 30 बॉक्स लगेंगे अगर हम हर बॉक्स में 10 बॉटल्स डालेंगे. इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड? अगर हम एक बॉक्स में अब 10 की जगह 12 बॉटल्स पैक करें तो नंबर ऑफ बॉक्सेस थोड़े कम लगेंगे, तो कितने लगेंगे ये बताना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस and number of bottles in each box. $30 बॉक्स लग रहे हैं अगर हम 10 बॉटल्स पैक कर रहे हैं. अगर हम 12 बॉटल्स पैक करेंगे हर बॉक्स के अंदर तो x2 बॉक्सेस लगेंगे. ठीक है, सो 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 is equal to x2 multiplied by 12. 300 by 12 is equal to x2. 25. ठीक है, 25 boxes are required. ठीक है, 25 boxes will be required. ठीक है, देखो वंदना takes 24 minutes to reach her school if she goes at a speed of 5 kilometers per hour. If she wants to reach the school in 20 minutes, what should be her speed? ठीक है, अगर वो 24 मिनट्स में पहुंच रही है, टेबल बना लो. अगर वो 24 मिनट्स में पहुंच जा रही है ना, तो उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर. अगर उसको 20 मिनट में पहुंचना है तो स्पीड होना चाहिए मान लो y2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो 24 इंटू 5 इज 20 इंटू y2. ठीक है, ये हो गया 120 बाई 2, 120 बाई 20, 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, रिक्वायर्ड स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर. Required speed should be 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, समझ गए ना? अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर ना स्टार्टिंग में चेंज नहीं हो रहा है, कुछ दिन के बाद चेंज हो रहा है. तो हम टेबल में कौन सा वैल्यू लेंगे वो ध्यान दो. इसमें लिखा है अ फोर्ट इज प्रोवाइडेड विथ फूड फॉर 80 सोल्जर्स टू लास्ट फॉर 60 डेज. मतलब एक फोर्ट है, उसमें इतना खाना है कि 80 सोल्जर्स 60 डेज तक खा सकते हैं. ठीक है, find how long would the food last if 20 additional soldiers join after 15 days. पहले ही दिन से 20 एक्स्ट्रा सोल्जर्स नहीं आए हैं, 15 दिन के बाद आए हैं. पहले समझो. हाँ हाँ, अब देखो इसका टेबल कैसे बनाएंगे. 80 सोल्जर्स have food for 60 days. 80 सोल्जर्स के पास कितने दिन का खाना है? 60 डेज का. क्या पहले ही दिन से 20 एक्स्ट्रा सोल्जर आ रहे हैं? नहीं, वो तो 15 दिन बाद आ रहे हैं. तो 15 दिन बाद का क्या सिचुएशन है? आफ्टर 15 डेज. पंद्रह दिन बाद इन लोगों से पूछोगे आपके पास कितने दिन का खाना है, तो वो क्या बोलेंगे? 45 का ना. स्टार्टिंग में इनसे पूछे भैया आप 80 सोल्जर्स हो, आपके पास कितने दिन का खाना है? 60 डेज का खाना बोलेंगे. ठीक है, 15 दिन बाद पूछेंगे आप कितने दिन का खाना है, तो क्या बोलेंगे?
45 डेज का खाना है। तो आफ्टर 15 डेज 80 सोल्जर्स हैव फूड फॉर 45 डेज। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ डेज फूड विल लास्ट। एट्टी सोल्जर्स के बाद अब 15 दिन के बाद 45 डेज का खाना है। अब एक्स्ट्रा सोल्जर्स आए हैं, अब 100 सोल्जर हो गए, अब खाना Y2 डेज चलेगा मान लो। तो 80 इंटू 45 इज इक्वल टू 100 इंटू Y2। 80 इंटू 45 बाई 100 दैट इज Y2। तो 20 से कट गया 4 टाइम्स, 20 से कट गया 5 टाइम्स, 5 इंटू 9, तो 9 4 जा 36। ठीक है, और खाना कितने दिन चलेगा? 36 डेज। जो खाना 45 डेज के लिए बचा था, अब एक्स्ट्रा सोल्जर्स आ गए तो वो खाना अब 36 डेज के लिए चलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि खाना टोटल कितने दिन चला, तो पहले के 15 दिन और बाद के 36। लेकिन यहां पर पूछा है कि 20 सोल्जर्स आने के बाद कितने दिन चलेगा, तो 20 सोल्जर्स और ऐड होने के बाद खाना अब 45 डेज नहीं चलेगा, अब कितने दिन चलेगा? सिर्फ 36 डेज। समझ में आया? 9 दिन कम चलेगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बाद में चेंज हो रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें चेंज थोड़े दिन बाद हो रहा होगा, तो उस लाइन को हम नोट करेंगे। स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन था? 80 सोल्जर्स के बाद 80 सोल्जर्स के पास 60 डेज का फूड था। चेंज कब हुआ? 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद क्या सिचुएशन है? 80 सोल्जर्स के बाद 45 डेज का फूड है। यहां से टेबल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1200 सोल्जर्स हैं एक फोर्ट में एंड दे हैव इनफ फूड फॉर 28 डेज। 1200 सोल्जर्स के पास कितने दिन का खाना है? 28 डेज का। आफ्टर 4 डेज some soldiers were sent to another fort and thus the food lasted for 32 more days. How many soldiers were sent? सोल्जर्स को क्या पहले दिन ही भेज दिया? नहीं, 4 दिन बाद भेजा। तो 4 दिन के बाद क्या सिचुएशन है? आफ्टर 4 डेज क्या सिचुएशन है? 1200 सोल्जर्स हैव फूड फॉर 24 डेज। अब देखो, लेट द नंबर ऑफ सोल्जर्स सेंट बी एक्स। मान लो एक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स को भेज दिया, दूसरे फोर्ट पे भेज दिया। तो अब देखो, नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ डेज फूड विल लास्ट। नंबर ऑफ सोल्जर्स 1200 थे, तो खाना उनके पास 4 दिन के बाद 24 दिन का खाना बचा था। अब कुछ लोगों को भेज दिया, तो बचे कितने सोल्जर्स? 1200 माइनस एक्स। एक्स सोल्जर्स को तो भेज दिया ना, तो जो बचे हैं वो लिखना होगा ना। 1200 माइनस एक्स सोल्जर्स, इतने बच गए। अब खाना 32 डेज चल गया, तो यहां पर क्या होगा बेटा? 1200 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज 1200 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 32। ठीक है, तो 4 6 24 या फिर 8 3 24, 8 4 32। 4 से ये कट गया 300। 300 इंटू 3 कितना हो गया? 900। दिस इज 1200 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू क्या होगा? 1200 माइनस 900, मतलब कि
300, इसका मतलब 300 soldiers were sent. 300 soldiers, how many soldiers left है ना? So 300 soldiers left the fort. ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा. इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो. इसका पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लो इस क्यूआर को स्कैन करके. ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी तुम लोग को मिल जाएगा. फोन लाए हो कोई? कोई फोन नहीं लाया है? हाँ, भूल गए? चलो इसको हम भेज देंगे, इसको स्कैन करना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा. ठीक है, ठीक है. अगले क्लास में फिर हम लोग टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, रिवाइज कर लोगे एक बार अच्छे से. कुछ छूटा है तो लिख लो.